हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसआई स्पेशल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टल पाठशाला को ज्वाइन करें। नाउ लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं थी? तो इसका आंसर होगा दायमाबाद। दायमाबाद एक हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित नहीं थी। दायमाबाद प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले के श्रीरामपुर तालुका में गोदावरी नदी की एक उपनदी है, एक सहायक नदी है। दायमाबाद की खोज 1958 में बोपार्डिकर बीपी बोपार्डिकर द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर है संस्कृत। जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम द्वारा अंकित करवाया गया था। यह 150 ईसा पूर्व से मौजूद है और भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है। यह शिलालेख, यह इंस्क्रिप्शन अपने काव्य छंद के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। गिरनार के इन चट्टानों में अशोक, रुद्रदमन प्रथम और स्कंदगुप्त के शिलालेख शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो इसका आंसर है 16। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। महाजनपद का अर्थ होता था महान साम्राज्य, तो ये 16 महान साम्राज्य हुआ करते थे प्राचीन काल में। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा 16 ग्रेट महाजनपदस एग्जिस्टेड इन द 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी बीसी। यानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 16 महाजनपद 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में थे। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैदिक भारत के प्रमुख राज्य थे और ये 16 जनपद थे। मैं आपको इनके नाम गिनवा देता हूँ। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, सुरसेन, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अस्का, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपद हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और उन्हें वर्धमान भी कहा जाता था। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था जो वर्तमान बिहार में स्थित है। और पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। वेदत्रयी आपको नाम से पता लगा, त्रयी यानी कि वेदत्रय में केवल 3 ही वेद हो सकते हैं और इसमें सम्मिलित हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सभी 4 वेदों में से सबसे नया है, सबसे यंगेस्ट है और वेदत्रयी पेश किए जाने पर उसमें मौजूद नहीं था। अतः अथर्ववेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में से कौन सी जानकारी मिलती है? ऑप्शन है जीवन की कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति या सभी विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अशोक के शिलालेखों में से
उनकी जीवन की कहानी, उनकी आंतरिक नीति और उनकी विदेश नीति के बारे में जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स यानी शिलालेख और अध्यादेश 272 से 231 ईसा पूर्व से अपने शासनकाल के दौरान सम्राट द्वारा बनाए गए पत्थरों और गुफा दीवारों के साथ साथ अशोक स्तंभ पर 33 शिलालेखों का संग्रह है। इन इंस्क्रिप्शंस में, इन शिलालेखों में मिली जानकारी में जीवन की कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति, उनकी धार्मिक और नैतिक संभावनाएं, बौद्ध धर्म तथा उनके पशु और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं। ये शिलालेख पूरे भारत, नेपाल और पाकिस्तान में फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें से हमें यह चुनना है कि इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दीवाने अर्ज धार्मिक मामला विभाग से संबंधित नहीं है। दीवाने को ही कृषि विभाग से संबंधित है। दीवाने मुस्तखराज यह राजस्व बकाया राशि इकट्ठा करने के लिए संबंधित है। दीवाने इंसा शाही पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने अर्ज बलबन द्वारा स्थापित सैन्य मामलों का विभाग था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था और यह राजस्व बकाया राशि इकट्ठा करने के लिए था। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था और यह एक कृषि विभाग था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। डैश ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तिमूर के उत्तराधिकारी थे। तो इसका आंसर है मुगल्स ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तिमूर के उत्तराधिकारी थे। उनके सक्सेसर थे। मुगल शासकों के 2 महान वंशों के वंशज थे। अपनी मां की तरफ से मंगोल जनजातियों के शासक चंगेज खां के वंशज थे और अपने पिता की तरफ से वे ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तिमूर के उत्तराधिकारी थे। तो क्लियर है। तो जो मुगल ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तिमूर के डिसेंडेंट्स से, उनके सक्सेसर थे, उनके उत्तराधिकारी थे। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड एक स्कॉटिश चिकित्सक थे जिन्होंने नाइट्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन आवधिक तालिका के 15वें समूह का सबसे हल्का सदस्य है, जिन्हें प्रायः निक्टोजेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके अधीन विक्रय मूल्य नहीं होता है? तो इसका आंसर है एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता के अधीन विक्रय मूल्य नहीं होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता एक प्रकार की अपूर्ण प्रतियोगिता है जिसमें विक्रेता ऐसे उत्पाद बेचते हैं जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं, जो एवं पूर्ण विकल्प नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में मदद के लिए निम्नलिखित में से किस संगठनों का गठन भारत के बाहर नहीं हुआ था? इसका आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मदद के लिए निम्नलिखित में से किस संगठनों का भारत में से बाहर हुआ था? इसका आंसर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और कुछ बता दूं। इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति, इन तीनों की स्थापना भारत से बाहर हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना भारत के अंदर ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं था? तो इसका आंसर होगा नक्सलबाड़ी विद्रोह। नक्सलबाड़ी विद्रोह ब्रिटिश शासकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं था। बाकी फकीर और सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और संताल विद्रोह यह ब्रिटिश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ था। तो जो नक्सलबाड़ी विद्रोह था, नक्सलबाड़ी विद्रोह वामपंथी चरमपंथी आंदोलन से संबंधित है, जो मई 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में किसानों के विद्रोह से उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के तहत शुरू किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे डॉक्टर विंड कहा जाता है? निम्न में से किसे डॉक्टर विंड कहा जाता है? तो इसका आंसर है हारमेटन। हारमेटन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय हवा के मुकाबले इसके शुष्कता की वजह से पश्चिम अफ्रीका में इसे डॉक्टर कहा जाता है। हारमेटन नामक स्थलीय पवन उत्तरी सर्दियों के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के ऊपर के एक ऊपरी हवा के रूप में कभी कभी भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी फैलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्कासम यानी गुर्दे की पत्थरी बनाने वाला सबसे सामान्य यौगिक है? यानी कि वृक्कासम यानी कि किडनी स्टोन जो होता है, गुर्दे की पत्थरी बनाने वाला सबसे सामान्य यौगिक है, सबसे कॉमन कंपाउंड है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट एक कॉमन कंपाउंड है जो किडनी स्टोन को बनाने में सहायता करता है। वृक्कासम यानी किडनी स्टोन तब बनता है जब आपके मूत्र में घुलनशील तरल पदार्थों की तुलना में क्रिस्टल पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट एवं यूरिक एसिड। साथ ही आपके यूरिन में उन पदार्थों की कमी हो जाना जो कि क्रिस्टल्स को आपस में चिपकने से रोकता है। यह भी किडनी स्टोन के निर्माण हेतु एक वातावरण बनाता है। आगे बढ़ते हैं। फेल्सपार किस खनिज का अयस्क है? तो फेल्सपार एल्यूमिनियम का एक खनिज है, एल्यूमिनियम का एक ओर है। इसका सूत्र होता है, फेल्सपार का केमिकल फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। एल्यूमिनियम के अन्य अयस्क हैं बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और केओनिन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत मूल रूप से विवर्तनिक है जो अपने युवा मंच में है और तेजी से बह रही नदियों से विच्छेदित है। निम्न में से नदियों के द्वारा बनाई गई कौन सी विशेषताओं को वहां देखा जा सकता है? ऑप्शंस है घाटियाँ, भी आकार की घाटी, वी शेप्ड घाटी, रैपिड्स यानी उतार, झरने। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो हिमालय पर्वत मूल रूप से विवर्तनिक है जो अपने युवा मंच में है और तेजी से बह रही नदियों से विच्छेदित है। निम्न में से नदियों के द्वारा बनाई गई कौन सी विशेषताओं को वहाँ देखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। वहाँ घाटियों को देखा जा सकता है, वी आकार की घाटी देखी जा सकती है, रैपिड्स को देखा जा सकता है और झरने को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पंजाब से होकर नहीं बहती है? इसका आंसर है सोम्ब नदी। सोम्ब नदी, जिसे हम सोम नदी भी कहते हैं, यह पंजाब से होकर नहीं बहती है। सोम्ब नदी हरियाणा राज्य में यमुना की एक सहायक नदी है, की एक ट्रिब्यूटरी है। पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब 5 नदियों का स्थल माना जाता है और ये स्थल हैं और ये नदी हैं
बीस नदी, सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। 20 नदी, सतलज, रावी, चेनाब और झेलम नदी, ये पांचों नदियां पंजाब में बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। कच्छ की खाड़ी भारत के पश्चिमी तट पर उन दो क्षेत्रों में से एक है जो कि ज्वार विद्युत स्टेशन के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा है? पहला तो कच्छ की खाड़ी है, दूसरा है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर अरब सागर का प्रवेश मार्ग है। इसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर है। यह गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग से काठियावाड़ प्रायद्वीप को विभाजित करती है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार टाइडल ऊर्जा की कुल क्षमता लगभग 9000 मेगावाट है, जिसमें पश्चिम तट की खाड़ी खंबात की क्षमता है 7000 मेगावाट। कच्छ की खाड़ी की क्षमता है 1200 मेगावाट और पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में गंगा डेल्टा है। छोटे पैमाने पर सुंदरवन डेल्टा का जो ज्वारीय ऊर्जा विकास का अनुमान है कि इस क्षेत्र में की क्षमता है लगभग 100 मेगावाट। तो सुंदरवन में 100 मेगावाट की क्षमता है, कच्छ की खाड़ी की क्षमता है 1200 मेगावाट, खंबात की खाड़ी की क्षमता है 7000 मेगावाट। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी और यह पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में अकबर जीता था। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था और यह युद्ध अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था और इस युद्ध में अब्दाली जीता था। आगे बढ़ते हैं। एक नवीकृत जैन विद्वान जिसे अकबर ने सम्मानित किया था वह कौन था? तो इसका आंसर है हीरा विजय। एक नवीकृत जैन विद्वान जिसे अकबर ने सम्मानित किया था, जिसे अकबर ने सम्मान दिया था, वह था हीरा विजय। हीरा विजय जैन श्वेतांबर परंपरा के सर्वोच्च संत थे। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम निम्न में से किस राज्य से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा चोल। चोल होता है, चोला नहीं होता है, चोल। तो राजेंद्र प्रथम चोल से संबंधित था। राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल प्रथम चोल सम्राट थे जिन्हें भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरल्स में से एक माना जाता है। इन्हें 1014 ईस्वी में अपने पिता राजराजा चोल प्रथम का उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो राजेंद्र चोल प्रथम को 1014 ईस्वी में उनके पिता राजराजा चोल प्रथम का उत्तराधिकारी बनाया गया था। और फ्रेंड्स, चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी। चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी। यह भी याद रखिएगा कि चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल ने निम्न में से किस शासक का इतिहास लिखा? अबुल फजल ने किस शासक का इतिहास लिखा था? तो इसका आंसर है अकबर। अबुल फजल ने अकबर की आत्मकथा अकबरनामा की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। चांद बीबी निम्न में से किस साम्राज्य की शासक थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। एक मुस्लिम महिला योद्धा
एक मुस्लिम महिला योद्धा चांद बीबी ने बीजापुर और अहमदनगर राज्य पर शासन किया था। अहमदनगर और उसके साथ ही बीजापुर में भी शासन किया था। वह मुख्य रूप से 1595 में सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जानी जाती है। उन्होंने चांद बीबी ने अहमदनगर की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें मुख्य तौर पर अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उन्नीलिसी संदेशम एक साहित्यिक कार्य किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर है मलयालम। उन्नीलिसी संदेशम एक साहित्यिक कार्य है और यह मलयालम भाषा से संबंधित है। उन्नीलिसी संदेशम मलयालम भाषा में सबसे पुरानी साहित्यिक रचनाओं में से एक है और इसे संदेशा काव्यम यानी संदेश कविता भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के बिहार SI स्पेशल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ क्वेश्चंस और वीडियो अच्छे लगे होंगे और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पोर्टेबल पाठशाला को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।